नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संवैधानिक विकास यात्रा के अंतर्गत 1919 के अधिनियम की बात अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद 1935 का अधिनियम, लेकिन उससे पहले दो महत्वपूर्ण घटनाएं अपन पढ़ेंगे जो इतिहास से संबंधित हैं, लेकिन उसका गहरा संपर्क संवैधानिक विकास यात्रा से है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले साइमन कमीशन। तो आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा या फिर आपने कहीं स्कूल या कॉलेज के अंदर भी पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन क्या थी, साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी, क्यों साइमन कमीशन लाया गया। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम में क्या कमियां रही और कितना सफल रहा, इस सब की जानकारी तथा इसका फीडबैक लेने के लिए 10 साल बाद 1929 में एक अधिनियम पास आने वाला था जिसे नाम दिया गया साइमन कमीशन। लेकिन ब्रिटेन में सरकार चेंज होने वाली थी, इसलिए ये 2 साल पहले 1927 में बना और 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी रिपोर्ट में तो बाद की बात है, सबसे पहले इसके गठन में सारी दिक्कतें थी कि इसमें एक भी सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। अब सोचो कि जिस क्षेत्र की या जिस देश या जहां से अपने को रिपोर्ट बनानी है उस क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा, बाहर के लोग आके यहाँ की रिपोर्ट, यहाँ के धरातल की रिपोर्ट अगर पेश करेंगे कि किस तरह से उत्तरदायी शासन भारत में प्रभावित हुआ या क्या उसकी सफलता या असफलता रही, उसकी रिपोर्ट अगर ब्रिटिश लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, एक अस्वाभाविक सा काम था। लेकिन इसका विरोध का पहला कारण तो क्या बन गया? सातों के सातों व्यक्ति क्या थे? ब्रिटिश थे। ठीक है। दूसरा, 1930 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो 3 क्षेत्र थे उसमें उस टाइम। ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य, दूसरा ब्रिटिश भारत, और तीसरा भारतीय रियासत। ठीक है। इन 3 क्षेत्रों में पूरा भारत का विभाजन अंग्रेजों द्वारा करके भारत में शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था। अब 1930 में जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट में ये आया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में मुसलमानों को, 1919 में आंग्ल भारतीय, यूरोपीय उन क्षेत्रों को, और 1930 की रिपोर्ट में तो जो दलित वर्ग है, दलितों को भी अलग से निर्वाचन की मांग इस रिपोर्ट में रखी गई। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि अंग्रेजों द्वारा अब दलितों के लिए भी अलग सांप्रदायिक या अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग साइमन कमीशन द्वारा रखी गई थी। इसका ढेर सारा विरोध हुआ और इस रिपोर्ट में यह तय किया गया था कि इसके बाद, इस रिपोर्ट को जानने के बाद ब्रिटेन के अंदर क्या होंगे? 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे और उन गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत क्या होगा? ये तीनों क्षेत्रों के लोग, प्रतिनिधि लोग वहां जाकर इन सभी विषयों पर या फिर 1919 के जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे और एक कंक्लूजन के रूप में 1935 का अधिनियम पास किया जाएगा, जिसे 1935 का भारत शासन अधिनियम बाद में बोला गया। इसके बाद एक और घटना होती है 1932 में, जिसको नाम दिया जाता है कैनुअल वार्ड था सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बहुत ही आहत करने वाली थी। इस रिपोर्ट से आहत होकर पूना की यरवाड़ा जेल में
सांप्रदायिक अवार्ड 1932। क्या घटनाक्रम होता है इसके अंतर्गत? नवंबर 1932 में इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है और इसके अंतर्गत दलितों को भी क्या दे दिया जाता है? पृथक निर्वाचन का अधिकार। ठीक है, ये किस आधार पे थी? सांप्रदायिक, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे इसमें क्या दिया जाता है? दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। अब इसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो पूना की यरोदा जेल से शुरू होता है और गांधी जी द्वारा अनशन कर लिया जाता है। पूना की यरोदा जेल, जहां से बाद के घटनाक्रम में अपन देखें तो कसाब को फांसी भी इसी जेल में हुई थी। तो पूना की यरोदा जेल से निकलकर वहां अनशन किया जाता है। 24 दिन के अनशन के बाद महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा उन्हें अनशन तुड़वा के और दलितों के उस टाइम नेता थे भीमराव अम्बेडकर के साथ समझौता कर लिया जाता है, जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है। और गांधी जी तथा कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद बीच से ही उन्हें वापस आना पड़ता है। बाकी जो लोग थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये बातें अपन इतिहास में पढ़ेंगे। अपन बात कर रहे थे संवैधानिक विकास यात्रा के अंतर्गत जो शासन प्रणाली को है प्रभावित करती हैं दो महत्वपूर्ण घटना। वो एक तो थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट और दूसरी थी सांप्रदायिक अवार्ड 1932। अब अपन पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो किस प्रकार 1919 के अधिनियम से प्रभावित है तथा उसके अनुसार ही आगे का जो संविधान है वो किस तरह प्रभावित होता है। हालांकि 1935 का अधिनियम कभी लागू नहीं हो सका, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या जिन्होंने भारत के आगे बढ़ने वाले संविधान को भी प्रभावित किया। तो देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बात होती है अपन देखते हैं 1919 के अधिनियम में आंशिक उत्तरदायी शासन की मांग पूरी की जाती है। आंशिक का मतलब केवल प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू किया जाता है। अब उसे समाप्त कर दिया जाता है और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है और प्रांतों का जो द्वैध शासन था उसे हटा दिया जाता है। और इसके बाद इसमें जो घटना होती है वो है अखिल भारतीय संघ का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लागू आता है। पहली बार किसी क्षेत्र को भारतीय संघ क्षेत्र बोला गया तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही रखा गया। उससे पहले मैंने अभी 1919 के अधिनियम के बाद जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें भारतीय जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांट रखा था। तो उसको बताने का पीछे उद्देश्य ये था कि आप एक अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय संघ की जो भावना निकल के आती है वो सबसे पहले 1935 के अधिनियम से निकल के आती है। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां रखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत और महत्वपूर्ण घटना होती है कि शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों का विभाजन कर दिया जाता है। तो शक्ति विभाजन,
यानी कि जो राज्य के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। कुछ संघ सूची के अंतर्गत जहाँ 59 थे, कुछ राज्य सूची के अंतर्गत जहाँ 54 थे, और कुछ समवर्ती सूची के अंतर्गत। उसमें 36 थे। और जो अवशिष्ट विषय हैं आज जो मतलब संघ के पास होते हैं, इसी तरह आज भी शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। विषयों की तो अब तुलनात्मक रूप से बढ़ गए हैं, कहीं घटे तो नहीं है, हर जगह बढ़े ही है। लेकिन जो अवशिष्ट विषय हैं उनको वर्तमान संविधान में केंद्र को दिया गया है, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में उन्हें गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। इसके बाद अपन देखेंगे इसमें जो है 14 भाग हैं। एक बार फिर से देखना, 14 भाग हैं, 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां हैं। अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान है वो सबसे प्रथम कहाँ देखा गया? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत देखा गया। आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन को समाप्त कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। इसके बाद अपन देखेंगे आरबीआई की स्थापना, 1935 का अधिनियम, ठीक है। यूपीएससी की स्थापना 1935 के अधिनियम। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम। ये 3 महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बिल्कुल याद रखना, और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अंतर्गत, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण काम किए गए वो किए गए कि 1958 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव की जो कमेटी थी उससे ही कार्य करवाया जाने लगा। अब जब अखिल भारतीय संघ की बात आई तो अपन बात करेंगे कि सर्वप्रथम 11 राज्यों जिनमें 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। तो संघ के अंतर्गत टोटल कितने राज्य थे? शुरुआत में 11 राज्य थे, जिनमें 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था को रखा गया। इसके बाद इसके बारे में नेहरू जी ने जो कथन कहा है कि इस 1935 का अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र और बिना ब्रेक की गाड़ी कहा है। इसके बाद जिन्ना ने इसके बारे में पूर्णतः सड़ा गला शब्द दिया है। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। इसको बार बार रिवीजन करना, पीछे की जो कक्षाएं हैं उनको रिवीजन करना, तथा ये दोनों कक्षाएं 1919 का अधिनियम तथा 1935 का अधिनियम नेक्स्ट क्लास में अपन लिखेंगे, तथा पीछे का जो रिवीजन है और जब संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपन क्वेश्चनों के माध्यम से पीछे की आई हुई एग्जामों में जो क्वेश्चन आए उनका तथा आगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनका अभ्यास करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।